Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is Basic Principles of Organic Chemistry. This is topic number 14 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 11. The topics to be covered in this chapter are this. Out of this, we are done with few of the topics. If you have missed those videos, you can see those videos by clicking on the I button given above. And the topic that we are going to study today is Theoretical Basis of Organic Reactions. इस टॉपिक से कुछ सब पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और कुछ आज वाले वीडियो में और कुछ आने वाले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये वाला जो सब टॉपिक है वो बहुत ही बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट से। टाइप्स ऑफ रिएजेंट, पहले आप समझना होगा रिएजेंट होता क्या है। तो कोई भी रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट होता है जो कोई रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और देता है प्रोडक्ट प्लस बाय प्रोडक्ट। तो रिएजेंट क्या है? रिएजेंट कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो सबस्ट्रेट में चेंजेस लाता है जिससे वो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। तो रिएजेंट क्या होता है? कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो सबस्ट्रेट में चेंजेस लाए जो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। तो रिएजेंट टू टाइप्स ऑफ होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ये डिपेंड करता है कि रिएजेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है। उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है कि वो इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं या फिर न्यूक्लियोफाइल्स। अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ये वर्ड याद रखिए। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, मतलब ऐसे कोई केमिकल सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लव करता है। इलेक्ट्रॉन को लव करता है मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा सबस्ट्रेट से। जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस यही है कि एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लेता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है सबस्ट्रेट से। जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ देखेंगे कि कहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और वहां जाके वो रिएक्ट करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल्स को इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्यों पसंद है और वो इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। मतलब उन इलेक्ट्रोफाइल्स में मतलब वो ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉन ढूंढने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका पॉजिटिवली चार्ज Br प्लस जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, या फिर न्यूट्रल कुछ स्पीशीज भी है जिनमें वैकेंट ऑर्बिटल होता है। वैकेंट ऑर्बिटल मतलब जैसे एल्यूमिनियम, तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, उसके ऑर्बिटल्स एम्प्टी है। ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो भले वो न्यूट्रल है, जैसे AlCl3 ये न्यूट्रल है, उसपे कोई चार्ज नहीं है, बट एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स मतलब न्यूक्लियस सीकिंग स्पीशीज, मतलब जो न्यूक्लियस को लव करते हैं और इलेक्ट्रॉन को हेट करते हैं। तो आपको याद रखना होगा इलेक्ट्रोफाइल ई, इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल एन, इलेक्ट्रॉन हेटिंग। तो न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन को हेट करते हैं, इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं सबस्ट्रेट को। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? सबस्ट्रेट को दे देते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को हेट कर रहा है। ऐसा न्यूक्लियोफाइल क्यों कर रहा है? क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या था? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इसलिए वो सबस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इसका एग्जांपल है नेगेटिवली चार्ज OH- आयन या फिर न्यूट्रल H2O। तो
नेचुरल H2O के पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। तो मैं वापस लिख देती हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इसका मतलब O सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन हेटिंग, मतलब वो सबस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, अब इसकी बेसिस पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। NH3 है एंड CH3 प्लस है। अब इसमें बताना है कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है, और जस्टिफाई भी करना है। तो NH3 और CH3 प्लस का स्ट्रक्चर पहले एक्सपांड करके ड्रॉ कीजिए। तो ये हुआ आपका NH3 का स्ट्रक्चर जिसमें एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, और ये है CH3 प्लस का स्ट्रक्चर जिसके पास कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब NH3 में नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, या यदि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है मतलब वो इलेक्ट्रॉन हीटिंग है। इसका मतलब वो क्या हुआ, वो हुआ न्यूक्लियोफाइल, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रेट को दे देगा और इसलिए वो क्या एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। और इसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है, नाइट्रोजन। तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब वो एक सेंटर होता है या वो एटम होता है जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो NH3 तो ये पूरा तो न्यूक्लियोफाइल है, बट इसमें से हाइड्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है नाइट्रोजन। अब CH3 प्लस की बात करें तो CH3 प्लस के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। यदि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल है। इसलिए CH3 प्लस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल है। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है, कार्बन, क्योंकि सिर्फ कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और वो ही सिर्फ सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है आपका कार्बन। ठीक है, अब जो पॉलीएटॉमिक इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, जैसे अभी हमने देखा CH3 प्लस, ये पॉलीएटॉमिक इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब बहुत सारे एटम वाला, 4 एटम वाला इलेक्ट्रोफाइल। तो जो पॉलीएटॉमिक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम होता है। जैसे CH3 में सिर्फ कार्बन ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम था, और इसलिए सिर्फ मैं कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहूंगी। तो जो पॉलीएटॉमिक इलेक्ट्रोफाइल है मतलब एक से ज्यादा एटम से बना हुआ इलेक्ट्रोफाइल, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होगा और उसे आप इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहोगे। सिमिलरली पॉलीएटॉमिक न्यूक्लियोफाइल में, जैसे अमोनिया, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा, जैसे नाइट्रोजन, तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब वो सेंटर जिसमें एक ही एटम के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब वो सेंटर जिसमें सिर्फ एक ही उस एटम के पास ही इलेक्ट्रॉन रिच है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन AlCl3 इज एल्यूमिनियम, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, सिर्फ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है और वो इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इन वाटर इज ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रेट को दे सकता है, इसलिए वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हुआ। तो इधर इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एक्सप्लेन करना है, तो ये एक जनरल रिएक्शन है, एक्चुअली ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं है, बट ये एक्सप्लेन करने के लिए टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो इसमें देख सकते हो ये पॉलीएटॉमिक क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है, पॉलीएटॉमिक इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें नाइट्रोजन आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और इसमें बोरॉन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि नाइट्रोजन जो NH3 में है सिर्फ उसी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे बोरॉन के पास सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल है, और इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और यहाँ बोरॉन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है।
और जब भी दो एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल पास में आएंगे तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का काम क्या है? अपना इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रेट को देना। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का काम है सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन लेना। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हमेशा सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, ठीक है। सबस्ट्रेट पे कहां पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट सबस्ट्रेट के न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। वापस मैं रिपीट कर रही हूं, ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट सबस्ट्रेट के न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कौन से इफेक्ट्स हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कब होते हैं? जब बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है, जब बॉन्ड पोलर हो जाते हैं। तो सपोज आपके पास कार्बन कार्बन का एक चेन है और अचानक वहां पे क्लोरीन आ गया, तो ये क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से ज्यादा, इसलिए वो क्या करेगा? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। ये कब होगा? कोवैलेंट बॉन्ड में। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? सपोज आपके पास एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करना शुरू करेगा और ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होने लगता है। तो यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसका डिस्प्लेसमेंट होने लगा है क्लोरीन की तरफ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होने लगता है, क्यों? क्योंकि वहां पोलराइजेशन हो जाता है मॉलिक्यूल में। पोलराइजेशन क्यों होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, और उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब वो इफेक्ट जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन से मूव हो रहा है क्योंकि उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन हो गया है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडक्टिव इफेक्ट। वर्ड याद रखिए, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के हैं, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, जिसे कहते हैं प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, एंड माइनस आई इफेक्ट, मतलब माइनस आई माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये दो याद रखना है आपको इतना। अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, प्लस आई इफेक्ट क्या है और माइनस आई इफेक्ट क्या है। तो जब भी आप कोई मॉलिक्यूल लोगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, और उसमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ है और ये कोवैलेंट बॉन्ड पोलर इन नेचर है। क्यों पोलर इन नेचर है? क्योंकि क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। ठीक है, क्लोरीन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसलिए वो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है ना दोनों के बीच में, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, ये क्लोरीन अपनी तरफ पुल करेगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसकी वजह से? इसकी वजह से यहाँ पोलैरिटी बन रहा है, पोलैरिटी इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, और वो पोलैरिटी सिर्फ और सिर्फ इस बॉन्ड के बीच में नहीं बल्कि इस बॉन्ड में भी आ चुका है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है। ठीक है, वो तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में दोनों भी कार्बन ही है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे पोलैरिटी कैसे आ रहा है? क्योंकि यदि सपोज एक ट्रेन है, ठीक है, तो उसमें ट्रेन के आगे क्या होता है? इंजन होता है। ठीक है, इंजन सिर्फ और सिर्फ एक ही डब्बे को अटैच होता है और वो डब्बा दूसरे डब्बे को अटैच होता है और वो डब्बा तीसरे डब्बे को। इंजन तो डायरेक्टली सिर्फ एक ही डब्बे को अटैच है, तो जब इंजन चल रहा है तब उसने एक ही डब्बा खींचेगा क्या? नहीं, वो पूरे डब्बों को साथ में ही लेके चलेगा वो ट्रेन में। करेक्ट, बट वो अटैच तो एक ही डब्बे को था, बट वो खींच रहा है सारे डब्बों को। वैसे ही इधर है कि क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ इसी कार्बन को अटैच है,
तो इधर ही पोलैरिटी नहीं देगा, बट जैसे क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये कार्बन दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, यदि ये कार्बन और भी आगे ज्वाइंट है वो दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो पोलैरिटी जनरेट हुई है इधर, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो आगे भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कंटिन्यू हो रही है, और इस इफेक्ट को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब वो इफेक्ट जो एक साइड से शुरू होता है, एक बॉन्ड से शुरू होता है, और वो आगे वाले बॉन्ड्स में भी कंटिन्यू रहता है। अब इसे डिनोट कैसे करते हैं, उसे डिनोट इस वे से करते हैं। तो जो कार्बन आपका, जो एटम, नॉट कार्बन, जो एटम आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। तो आपको एक एरो ड्रॉ करना होगा जो बॉन्ड के बीचों बीच हो, जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, उसके बीचों बीच आपको एरो ड्रॉ करना है। ये एरो का हेड आपको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ रखना है, और उसका टेल उसकी तरफ जिससे इलेक्ट्रॉन पुल किया जा रहा है। तो देखिए क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका हेड ऐसे है, और कार्बन की तरफ उसका टेल है। अब ये इससे इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव हो गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पुल किया। अब ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया। अब ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, तो दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो वापस वो नेक्स्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, और फिर दूसरा कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, आपको कोवैलेंट बॉन्ड के बीचों बीच ऐसा एक एरो ड्रॉ करना है। एरो का हेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ रहेगा, या उस एटम की तरफ जो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, और उसका टेल दूसरी तरफ। ये इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ पहले या दूसरे बॉन्ड तक नहीं है, बल्कि वो आगे वाले बॉन्ड्स पे भी फैलता जाता है। जैसे कि ट्रेन में इंजन 10वें और 11वें डब्बों को भी अपने साथ खींचता है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड डब्बों को नहीं, सारे डब्बों को अपने साथ खींचता है। वैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट में ये इफेक्ट सारे कोवैलेंट बॉन्ड में फैलता है, ठीक है। तो ये क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम ने क्या किया, उसने इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन पुल किया, ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया। अब ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया तो इसलिए दूसरे का पुल करेगा, तो ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, फिर वो तीसरे का, फिर वो डेल्टा पॉजिटिव होगा। बट याद रखिए ये इंडक्टिव इफेक्ट आगे के बॉन्ड्स में कंटिन्यू रहेगा, बट इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो क्लोरीन जिससे डायरेक्टली अटैच है वहां इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब डेल्टा 1 पॉजिटिव ज्यादा पॉजिटिव होगा, मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फिर डेल्टा 2 पॉजिटिव कम पॉजिटिव होगा क्योंकि वो कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और डेल्टा 3 पॉजिटिव सबसे कम पॉजिटिव होगा क्योंकि वो सबसे कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जैसे जैसे यहां से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, दैट इज क्लोरीन से, वैसे वैसे उसका जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो यहाँ याद रखना क्या जरूरी है कि डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट कम होते जाता है। अब ये डायरेक्शन जो है इंडक्टिव इफेक्ट का, वो डिपेंड करता है बॉन्डेड ग्रुप ऑफ एटम्स पे, ठीक है। मतलब ये वाला डायरेक्शन, ये ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, मतलब कार्बन से एक्स के पास जाएगा या एक्स से कार्बन के पास जाएगा, ये डिपेंड किस पे करेगा कि आपका एक्स है क्या, ये एक्स क्या है उस पर डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके बॉन्ड से विड्रॉ होगा बॉन्डेड कार्बन पे या फिर डोनेट होगा बॉन्डेड कार्बन को। यहाँ पे विड्रॉ हो रहा है, ठीक है, आपके बॉन्डेड कार्बन से विड्रॉ होगा या डोनेट होगा आपके बॉन्डेड कार्बन को, कौन डिसाइड करेगा, आपका एक्स। यदि आपका एक्स के पास एबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की, तो वो डिसाइड करेगा, वो एक्स, ठीक है, एक्स डिसाइड कर रहा है कि आपके कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। बट वो एक्स कैसे डिसाइड करेगा, वो एक्स इस तरह से डिसाइड करेगा कि एक्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है कि एक्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, ठीक है। एक्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, या फिर एक्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, मतलब कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। वो डिसाइड करेगा कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट कौन से टाइप का है।
तो इस बेसिस पे इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के हैं, एक है माइनस आई, एक है प्लस आई। माइनस आई तब होता है जब आपका एक्स कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और प्लस आई तब होता है जब आपका एक्स कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब माइनस आई इफेक्ट में कौन कौन से एग्जांपल है, जैसे कि NO2 नाइट्रो, यदि कार्बन को नाइट्रो अटैच है, मतलब एक्स क्या हो गया अब नाइट्रो, या फिर एक्स साइनो हो गया, या फिर एसिड हो गया, या फिर ईस्टर हो गया, या फिर OR हो गया, जहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज माइनस आई इफेक्ट दिखेगा। तो जहां पे भी कार्बन से एक्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है वो क्या है, माइनस आई इफेक्ट। तो ये क्या हुआ, माइनस आई इफेक्ट, जहां पे कार्बन से एक्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। ये एक्स कुछ भी हो सकता है, नाइट्रो, साइनो, हैलोजेंस, एसिड, ईस्टर, कुछ भी, ठीक है। यदि एक्स कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हो गया प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो जनरली अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वही सिर्फ प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं और उनको कहते हैं प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप समझ गए होंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, वो एक परमानेंट पोलराइजेशन है कोवैलेंट बॉन्ड का, जिसकी वजह से एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करता है। अब उसमें दो टाइप है, प्लस आई एंड माइनस आई। प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन को, और माइनस आई जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है कार्बन से। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है सिर्फ और सिर्फ कार्बन और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में सिर्फ नहीं है, बल्कि वो आगे भी कार्बन कार्बन चेन में भी फैलता जाता है, बट उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है जैसे जैसे डिस्टेंस उस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से बढ़ता जाता है। और इसी से आप समझ गए होंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड आंसर द क्वेश्चन। पहला, ये देखिए ये तीन मॉलिक्यूल्स आपको कंसीडर करने हैं, तीनों भी आपके जो सेम मॉलिक्यूल है, सिर्फ हैलोजन डिफरेंट, एक में क्लोरीन है, एक में ब्रोमीन है, एक में आयोडीन है। उसके बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट इन दिस मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल्स में किस टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट दिख रहा है। तो आप देख सकते हो तीनों भी हैलोजेंस है। हैलोजेंस क्या होते हैं, वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए ये तीनों भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेंगे। मतलब किस टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे, करेक्ट, वो दिखाएंगे माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस थ्री which have strongest and weakest inductive effect। अब आपको बताना है इनमें से तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट, और कौन सबसे कम माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। तो माइनस आई इफेक्ट तो हैलोजेंस है। माइनस आई इफेक्ट क्या दिखा रहे हैं, हैलोजेंस की वजह से, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है, क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा, CH3, CH2, CH2, Cl। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आयोडीन। तो सबसे कम माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा, CH3, CH2, CH2, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी CH3, CHCl2, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा, ये दोनों में से सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा। तो दोनों में क्लोरीन है, बट एक में कितना है, 2 क्लोरीन, और एक में कितना है, 1 क्लोरीन। तो जैसे हैलोजन एटम की संख्या बढ़ती है, इंडक्टिव इफेक्ट भी बढ़ता है, क्योंकि उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पूल करेगा। तो जिस मॉलिक्यूल में 2 Cl एटम है वहां इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्वियसली ज्यादा है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पूलिंग एबिलिटी है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की संख्या बढ़ती है, इंडक्टिव इफेक्ट भी बढ़ता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and before departing, when you know better, you do better. That's all for today. Thank you. Stay tuned.